मेहता सदन के बड़े से हॉल में दोबारा फेरे की सारी तैयारी शुरू हो गई थी और सबकी नजरें सीढ़ी की तरफ थी। आहाना रणविजय एक साथ सीढ़ी से उतर रहे थे। दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। सबके मुंह तारीफ में खुल गए और सबने कुछ न कुछ कहना शुरू कर दिया। शकुंतला जी के कानों में जैसे ही अपने मेहमानों की आवाज आई, उनका सीना गदगद होकर चौड़ा हो गया। कितनी प्यारी जोड़ी है ना? सच्ची कहा था, जो भी रणविजय रणआवत से शादी करेगा वो उसे महारानी बनाकर रखेगा, किसी की नजर ना लगे। रणविजय और आहाना मंडप के पास आए। वसुंधरा जी और महेश जी की आंखें नम हो गई। आहाना झुक कर अपना चप्पल उतारने को हुई, लेकिन तभी रणविजय ने अपना एक घुटना जमीन पर टिकाया और वो एक घुटने को मोड़कर उसके पैरों के पास बैठ गया और उसके चप्पल उतारकर उसे गोद में उठा लिया। यह देखते ही वहां पर खड़े कुछ यूथ बटालियन सीटियां बजाने लगे और सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। देखो तो कितना प्यार करते हैं अपनी पत्नी से, गोद में उठाकर मंडप तक लाए हैं। लेकिन आहाना के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वसुंधरा जी और महेश जी के साथ साथ सभी परिवार को यही लग रहा था कि किडनैपिंग की वजह से वह डरी हुई है और उदास है। आहाना को दीपा और कैनाल कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और पंडित जी ने हवन शुरू कर दिया। टेरिस पर कैनाल दीपा का हाथ पकड़े हुए बिल्कुल किनारे पर आ गया। दीपा भी अपना सर झुकाए चुपचाप उसके साथ साथ चल रही थी। उसने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, आई एम सॉरी। उस दिन मेरी वजह से पापा ने आपको बहुत डांटा था। मुझे नहीं पता था वह इतना गुस्सा करेंगे। आप नाराज हैं मुझसे? कैनाल ने अपना सर घुमाकर दीपा को देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। दीपा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, आई एम सॉरी। कैनाल ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। दीपा उसके पास आकर बोली, और थैंक यू, उस दिन आपने मुझे बचाया था। कैनाल को लगा कि अगर उसने दीपा से कुछ नहीं बोला तो वह ऐसे ही उसके पास आती रहेगी, तो उसने कहा, मैं नाराज नहीं हूँ और मैंने आपको बचाया क्योंकि बॉस ने मुझे कहा था। यह सुनकर दीपा ज़्यादा खुश नहीं हुई। उसे कैनाल से कुछ और ही सुनना था। दीपा के पास आने की वजह से कैनाल खिसकते हुए रेलिंग में सट गया था। दीपा उसकी तरफ और खिसकी तो उसने इरिटेशन से कहा, क्या है, अब क्या मैं रेलिंग से बाहर कूद जाऊं? एक जगह पर ठीक से खड़ी नहीं रह सकती? उस टेरिस पर उन दोनों के अलावा कुछ बॉडीगार्ड अपनी ड्यूटी कर रहे थे। कुछ देर तक खामोश रहकर दोनों नीचे गार्डन में देखने लगे। तभी दीपा ने पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हैं, कैनाल बिना उसकी तरफ देखते ही बोला। दीपा ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, सिर्फ अच्छी? कैनाल ने मन ही मन कहा, पता नहीं क्या सुनना होता है इन लड़कियों को। दीपा ने कैनाल का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, पहले मुझे ध्यान से देखिए, फिर बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। दीपा ने अपने दोनों हाथ फैलाकर अपने आप को कैनाल को दिखाते हुए कहा। सच तो यही था, कैनाल ने भी अब तक दीपा को ध्यान से देखा नहीं था। वह जब भी दीपा को देखता उसकी मासूमियत में खोने लगता था और उसे दोबारा महेश जी से मार नहीं खानी थी, इसलिए वह दीपा से दूर ही रहता था। उसने जैसे ही दीपा के चेहरे पर अपनी नज़र डाली, एक टक उसे देखता रह गया। उसके दिल की धड़कन जोर जोर से चलने लगी। जब काफ़ी देर तक कैनाल ने चेहरे पर से अपनी नज़र नहीं हटाई तो अब दीपा को भी शर्म आ रही थी और उसके दिल की धड़कन भी तेज तेज चलने लगी। वह थोड़ी सी घबराते हुए बोली, घूर क्यों रहे हैं? मैंने देखने को बोला था, घूरने को नहीं। अब बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? उन दोनों से थोड़ी सी दूरी पर जो बॉडीगार्ड खड़ा था वह उन दोनों की बातें भी सुन रहा था। कैनाल ने उसे घूर कर देखा तो उनकी तरफ पीठ करके वो खड़ा हो गया और नीचे गार्डन में देखने लगा। बाकी सारे बॉडीगार्ड भी जल्दी से दूसरी तरफ घूम गए और नीचे गार्डन में देखने लगे। अभी दीपा कुछ और पूछती, लेकिन कैनाल काफ़ी दूर जाकर दूसरे कोने में खड़ा हो गया। दीपा उसके पीछे पीछे दौड़ी। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे आपसे बात करनी है। कैनाल ने उसे डांटते हुए चुप करा दिया। एक जगह पर शांति से खड़े रहिए। दीपा ने कैनाल को घूर कर देखा और अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधते हुए बोली, अगर आपको बात ही नहीं करनी थी तो मुझे लेकर यहाँ क्यों आए? मैं जा रही हूँ।
मुझे शादी देखनी है। कैनाल ने मन ही मन कहा, कितना बोलती हैं, एक सवाल खत्म नहीं होता कि दूसरा हाजिर होता है। दीपा जैसे ही जाने को मुड़ी, कैनाल उसके सामने आ गया और बोला, जब तक शादी खत्म नहीं हो जाती आपको यहीं रहना है। दीपा ने अपने कमर पर हाथ रखकर एटीट्यूड में बोला, और आप होते कौन हैं मुझे रोकने वाले? कैलान कुछ नहीं बोला तो दीपा जाने लगी। कैनाल ने दीपा का हाथ पकड़कर रेलिंग से सटा दिया और उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखते हुए बोला, एक बार में आपको बात समझ में नहीं आती? मैंने कह दिया ना, आपको नीचे नहीं जाना है तो नहीं जाना है। दीपा ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, आपको मेरी बकबक सुननी पड़ेगी, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। कैनाल ने अपने पॉकेट से ब्लूटूथ निकालकर कान में लगाया और बोला, कंटिन्यू। दीपा आग बबूला हो गई और बोली, क्या मैं आपको बेवकूफ़ दिखती हूँ? कैनाल ने मन ही मन कहा, देखना क्या है, वो तो तुम सच में हो। तभी उसके कानों में लाउड स्पीकर से आ रही आवाज़ बंद हो गई और पंडित जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाइए। दीपा बेचैन होने लगी। उसे आहाना की शादी देखनी थी, इसलिए वह तेजी से सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। कैनाल उसके पीछे दौड़ा और उसकी कलाई पकड़ ली। उसने अपने सख्त आवाज़ में कहा, जब तक शादी नहीं हो जाती आप नीचे नहीं जाएंगी। पागल आदमी, आपने क्या मुझे किडनैप किया हुआ है जो मैं शादी में नहीं जा सकती? मेरा हाथ छोड़िए, मुझे जाना है। दीपा अपना हाथ छुड़ाने लगी। कैनाल ने उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, अगर अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं। जानबूझकर उसने अपने शब्द अधूरे छोड़ दिए। दीपा एकदम से डर गई क्योंकि वह कैनाल के इस आधे अधूरे बात का मतलब समझती थी। दीपा चुपचाप बाउंड्री के कोने में खड़ी थी और कैनाल उसका रास्ता रोक कर खड़ा था। दीपा के मन में खलबली मच रही थी शादी देखने की। उसने कहा, हाँ तो मुझसे दूर रह के खड़े होइए, मेरे सर पर खड़े होने की जरूरत नहीं है। कैनाल ने चीढ़ते हुए कहा, अगर मैं आपके सर पर खड़ा हो गया ना तो आपकी चटनी बन जाएगी। और उससे थोड़ा दूर होकर खड़ा हो गया। दीपा ने कैनाल को इतनी जोर से अचानक धक्का दिया जिसके लिए कैनाल बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वह संभाल नहीं पाया, जाकर रेलिंग से टकरा गया। और दीपा के अंदर जितनी भी ताकत थी उसने पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगा दी। कैनाल ने सीढ़ी के पास खड़े बॉडीगार्ड को चिल्लाते हुए कहा, ओए पकड़ो उसे। बेचारा बॉडीगार्ड अब दीपा को छू नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने दोनों हाथ दरवाजे के दोनों तरफ टिका दिए और रास्ता ब्लॉक कर दिया। दीपा ने पीछे पलट कर देखा। कैनाल अपने लंबे लंबे कदमों से उसकी तरफ आ रहा था। उसके पास बस कुछ सेकंड ही थे। अगर इस बार कैनाल ने उसे पकड़ लिया तो वह उसे जाने नहीं देखा। उसने आओ देखा न ताओ उस बॉडीगार्ड के हाथ पर दांत से काट लिया, जिससे उस बॉडीगार्ड ने अपना एक हाथ एक साइड से हटा लिया। पतली सी दीपा के लिए उतनी जगह काफ़ी थी। वह जल्दी से नीचे झुकी और साइड से जाने लगी। तभी वह हवा में लटक गई। कैनाल ने उसे पेट से पकड़कर अपने गोद में उठा लिया था। दीपा जोर जोर से अपने हाथ पांव मारने लगी। कैनाल ने मजबूती से उसे थामा और छत पर बने स्टोर रूम में लेकर चला गया। वह गार्ड बेचारा अपने हाथ को सहलाने लगा। उसके हाथ से खून निकल रहा था। इधर मंडप में रणविजय फेरे लेने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन आहाना चुपचाप बैठी रही। वसुंधरा जी ने अपने दोनों हाथ को अपने पति के बाजू में लपेटा और उनके कंधे पर अपना सर रख दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। महेश जी ने अपने पत्नी के गाल पर अपना एक हाथ रखा और उन्हें साइड से हग किया और बोले, आप क्यों चिंता कर रही हैं? हमें दामाद के रूप में हीरा मिला है। हमारे बेटी से बहुत प्यार करते हैं। अगर मंडप तक गोद में उठाकर ला सकते हैं तो फेरे भी ले सकते हैं। पंडित जी ने कहा, दुल्हन की माँ आगे आकर गठबंधन कीजिए। वसुंधरा जी ने दोनों का गठबंधन कर दिया। रणविजय फेरे के लिए खड़ा हो गया, लेकिन आहाना चुपचाप बैठी रही। महेश जी की बात सच हुई। रणविजय ने नीचे झुककर आहाना को अपनी गोद में उठा लिया। सबको यह किसी रोमांटिक फिल्म की शादी लग रही थी, जहां दूल्हा अपने दुल्हन को गोद में लेकर फेरे लेता है। यह देखकर वहां पर फिर से सीटियां और तालियां गूंजने लगी। लेकिन शकुंतला जी को थोड़ा अजीब लग रहा था। उन्होंने आहाना के चेहरे को देखा और मन ही मन कहा, यह खुद से नहीं चल रही है। देखते ही देखते फेरे होने लगे। इधर स्टोर रूम में कैनाल ने दीपा को नीचे उतार दिया और दरवाजे की कुंडी लगा दी।
यह देखकर दीपा रोने लगी और बोली, आपको मेरी शादी में जाने से क्या दिक्कत है और जीजू को क्या दिक्कत है? आप झूठ बोल रहे हैं, वह क्यों मना करेंगे मुझे शादी में जाने से? कनाल खींचते हुए बोला, अरे फुल वीडियो HD में रिकॉर्ड हो रहा है, बैठकर पूरे दिन देखते रहिएगा। दीपा को अपने बात पर अफसोस हो रहा था। वह मन ही मन सोचकर बोली, काश मैं इसके साथ आती ही नहीं। उसके कानों में बार बार पंडित जी की आवाज़ आ रही थी। वह जमीन पर बैठ गई और उसने कैनाल की तरफ अपनी पीठ घुमा दी। कैनाल ने एक नज़र दीपा को चुपचाप बैठते हुए देखा तो उसे लगा कि अब कुछ नहीं करेगी, लेकिन दीपा नीचे बैठकर अपने पैरों से पायल खोल रही थी, जो उसके भागने पर हर बार कैनाल से चुगली करते थे। कैनाल भी चुपचाप वहीं टेबल पर बैठ गया। फेरे पूरे हो गए। सिंदूर दान के बाद पंडित जी ने बड़ों का आशीर्वाद लेने को बोला। वसुंधरा जी जल्दी से आहाना का चप्पल लेकर आई और उसे पहनाने लगी। शकुंतला जी उसे रोकते हुए बोली, अरे वसुंधरा बेटा, क्या कर रही हैं? अभी कुल देवी की पूजा करनी है, चप्पल क्यों पहना रही हैं उसे? आहाना ने रणविजय को एक नज़र देखा और अपना सर झुका लिया। रणविजय नीचे झुककर आहाना के लहंगों को उसके पैर से थोड़ा ऊपर किया। आहाना के पैर में एक मोटी सी सफ़ेद रंग की पट्टी बंधी हुई थी। उसने कहा, दादी, आहाना को चोट लगी है, इसलिए वो चल नहीं पा रही है। अच्छा, हो। शकुंतला जी झूठी हंसी हंसकर बोली, तो क्या आपके बाजू थक गई जो आप उन्हें अपने गोद में नहीं उठा सकते? यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। स्टोर रूम में दीपा ने अपने दोनों पायलों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा और तेजी से दरवाजे की तरफ भागी। अब कैनाल का पेशेंस खत्म हो गया था। वह बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गया था। उसने दीपा के पतली कमर को अपने दोनों हथेलियों के बीच में थामा और उसे टेबल पर बैठा दिया। दीपा के दोनों पैरों को खोला और उनके बीच जगह बनाते हुए उसके अंदर आ गया। दीपा के दोनों हाथ को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके पीठ के पीछे किया और उसे अपने करीब खींचते हुए अपने सीने से चिपका लिया। उसने एक हाथ से उसका बाल अपनी मुट्ठी में भरा और उसके होंठ पर जैसे ही अपने होंठ रखने को हुआ, दीपा जोर से चीखी, नहीं। उसे अंदाजा हो गया था कैनाल अब क्या करेगा। वो अपना सर जोर जोर से ना में हिलाने लगी। दीपा के अचानक करीब आने से कैनाल की धड़कनें शोर करने लगी थी। सेम फीलिंग दीपा को भी महसूस हो रही थी। उसकी धड़कनें भी जोर जोर से चल रही थी। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके कैनाल को देखने लगी। कैनाल उसकी आंखों में डूबने लगा और उसका गुस्सा एक पल में शांत हो गया। उसने अपनी नज़र दीपा के होठों पर किया और उसके ना करने के बावजूद भी उसने अपने होंठ उसके होंठ पर रख दिया और उसे किस करने लगा। उसने अपनी पकड़ दीपा के कमर और बालों पर बढ़ा दिए। दीपा उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसा रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह शांत होने लगी। उसे शांत होता देख कैनाल की पकड़ उसके हाथों पर से ढीली हो गई। दीपा ने झट से अपने हाथ आगे किए और कैनाल के जैकेट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। दीपा के इस हरकत से कैनाल थोड़ा सा चौंका, लेकिन जब उसने महसूस किया कि दीपा के हाथ धीरे धीरे उसके बालों में चलने लगे, उसने दीपा को पूरी तरह से खुद से चिपका लिया और उसका किस डीप और वाइल्ड होने लगा। कैनाल का दीपा को छूना दीपा की बॉडी को उस्का रहा था और उसकी बॉडी में अचानक से कंपन होने लगी। कैनाल ने दीपा के कांपते हुए शरीर को मजबूती से पकड़ लिया। दीपा ने अपने पैर को कैनाल के कमर के चारों तरफ जोर से लपेट लिया। दीपा के ऐसा करने की वजह से कैनाल के शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई और उसने दीपा को झटके से अपने गोद में उठा लिया और दीवार से चिपका कर उसे किस करने लगा। दीपा ने गिरने के डर से अपनी दोनों बाहें कैनाल के गर्दन में लपेट लिया और उसके किस में खोने लगी। मंडप में जब आशीर्वाद लेने की बारी आई तो टाइकून ने मेघना जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो दीदी, अब बहू के पैर में चोट लगी है तो हम ही उसके पास चलते हैं आशीर्वाद देने के लिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंडप में आ गए। रणविजय और आहाना ने बैठे बैठे ही दोनों का आशीर्वाद लिया। उसके बाद महेश जी और वसुंधरा जी, फिर एक एक करके सभी लोग मंडप में आने लगे। रोनित ने राणा जी के कान में धीरे से कहा, आज भाई का जिम फ्री में ही हो जाएगा। शाम से पहले भाभी चप्पल पहनने से रही। बगल में व्हीलचेयर पर बैठी निशा ने कहा, सबकी किस्मत होने चाहिए पतियों के गोद में चढ़ने के लिए। हमारी तो पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर ही निकलने वाली है।
रोनित निशा का ताना अच्छे से समझ रहा था। उसने थोड़ा झुकते हुए मजाकिया लहजे में कहा, कहें तो हम भी आपको गोद में लेकर फेरे ले लें। यह सुनकर निशा शर्मा गई और उसने अपना सर नीचे कर लिया। तभी सुमन ने एकाएक कहा, दीपा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। उसके बगल में खड़ा दीपू चारों तरफ देखते हुए बोला, हाँ यार, पूरी शादी में नहीं दिखी वो। जैसे ही राणा जी के कानों में यह बात पड़ी, उन्होंने उन दोनों से पूछा, क्या आप दोनों के साथ दीपा नहीं थी? सुमन ने कहा, नहीं राणा जी, वो हमारे साथ नहीं थी। यह सुनते ही राणा जी को टेंशन होने लगी। तभी दीपू ने कहा, कैनाल भी नहीं है। स्टोर रूम में दीपा और कैनाल एक दूसरे के किस में पूरी तरह खोए हुए थे। दीपा पूरी तरह से कैनाल के बस में हो चुकी थी और वह भी उसका साथ दे रही थी। यह उसके लिए पहली फीलिंग थी जब वह खुद से किस कर रही थी। तभी कैनाल का फोन बजने लगा। फोन बजने से दोनों को होश आया। कैनाल ने दीपा को छोड़ा और उससे अलग हो गया। जैसे ही उसने मोबाइल कान से लगाया, दूसरी साइड से राणा जी की आवाज़ आई, कहाँ हो तुम? कैनाल ने सवाल के बदले सवाल कर दिया, क्या बात है? जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ, दीपा तुम्हारे साथ है? कैनाल ने एक छोटा सा जवाब दिया, उसे लेकर नीचे आओ, सभी लोग ढूंढ रहे हैं। ओके, कहते हुए कैनाल ने फ़ोन काट दिया। रणविजय आहाना को लेकर अंदर चला गया। उसे पता था यह सवाल जरूर उठेगा, इसलिए उसने रेडी होने के बाद आहाना के पैरों में वह सफ़ेद रंग का कपड़ा लपेट दिया था, ताकि कोई भी यह सवाल ना करे कि गोद में लेकर फेरे क्यों ले रहा है। 2 शादियां होने के चक्कर में बहुत ज़्यादा सुबह हो गई थी। दिन के 10 बज चुके थे। बारात की विदाई की सारी तैयारी के साथ साथ दोनों लड़कियों की विदाई हुई। राणा जी ने उफ तक नहीं किया। सुरेश जी और धर्मा जी राणा जी का हाथ पकड़कर बोले, बेटा, हमारी बेटी का ख्याल रखना, बहुत नाजों से पाला है हमने उसे। यह शादी अचानक से हो गई, लेकिन मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती हूँ। वह कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। राणा जी ने अंजलि को देखा और धर्मा जी के हाथ को पकड़ते हुए बोला, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अंजलि मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। चलो, आहाना के घर से भागने का एक तो फायदा हुआ। वसुंधरा जी ने रणविजय का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसे तो मुझे यह बात कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है आपकी केयर, लेकिन फिर भी एक माँ होना, इसलिए चिंता लगी रहती है। हमेशा से वह अपने मन की करती है और उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाए उसे पसंद नहीं है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा वह दुखी ना हो। रणविजय ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी वहाँ पर कैनाल दीपा को लेकर आ गया। दीपा ने अपनी नज़र उठाकर भी नहीं देखा और वह चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में जाने लगी। महेश जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? दीपा ने बहुत ही मायूसी से जवाब दिया, कुछ नहीं पापा, और वह अपने कमरे में चली गई। आहाना ध्यान से दीपा के चेहरे को देख रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। उसने एक नज़र कैनाल को घूर कर देखा। कैनाल ने अपना सर झुकाया और वहाँ से ऐसे गायब हुआ जैसे उसके पीछे पागल कुत्ता पड़ा हो। रनावत मेंशन। घर पर पहुंचकर सभी लोग इस इंतजार में थे कि कब रणविजय और राणा जी अपने अपने दुल्हन लेकर आए और वे लोग उनका गृह प्रवेश करवाए। तभी रनावत मेंसर के केयर टेकर डॉली जी आकर सर झुकाकर बोली, बड़ी मेम साहब, बॉस का कॉल आया था, वे लोग लाइट पैलेस जाएंगे, यहाँ कल आएंगे तो गृह प्रवेश भी कल ही होगा। शकुंतला जी ने चिंता करते हुए कहा, क्या आहाना को ज़्यादा चोट आई है? मेरी बात करवाओ उसे से। जी, उसने कहा और अंदर चली गई। लाइट पैलेस में गाड़ियों का काफिला लाइट पैलेस के बड़े से गेट के सामने रुका। दाई माँ, लाची, छाया के साथ और भी कई सर्वेंट खड़े थे। उन्हें बहुत कम टाइम मिला था सजाने के लिए, लेकिन फिर भी इन कम टाइम में भी उन लोगों ने पूरे पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। चारों तरफ फूल ही फूल बिछाए गए थे। राणा जी और अंजलि चलकर आ रहे थे। वहीं रणविजय आहाना को अपनी गोद में उठाए अंदर की तरफ आ रहा था। दाई माँ ने दोनों की आरती उतारी और रणविजय ने झुककर आहाना के पैर से कलश को गिरवाया और फिर गृह प्रवेश हुआ। राणा जी के साथ अंजलि को देखकर छाया का दिल टूट गया। वह उदास मन से वहां से चली गई। लाची ने छाया को देखा।
वह उसका दर्द समझ रही थी। अभी आप लोग खाना खा लीजिए, उसके बाद सभी लोग आराम कर लेंगे। बाकी की रस्में कल रानावत पैलेस में ही होगी, तो आप लोग आराम कर लीजिए। काफ़ी थक गए होंगे, मैं खाना लगवाती हूँ, दाई माँ ने कहा। रणविजय ने दाई माँ को देखकर बोला, हमारा खाना कमरे में ही लेकर आइए। जी बेटा, दाई माँ ने कहा और अंजलि को लेकर राणा जी के कमरे में चली गई। रात के 9 बजे सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, लेकिन आहाना और रणविजय नहीं थे। अब तक सबने अच्छी खासी नींद ले ली थी और अब किसी को भी नींद आने से रही। रणविजय और आहाना सबसे बेखबर सो रहे थे। थके होने के कारण आहाना भी आते ही सो गई थी। उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। रणविजय जग गया। उसने एक नज़र आहाना को देखा और दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने दाई माँ को देखकर बोला, जी बेटा, रात के 9 बज गए हैं, डिनर कर लीजिए। रणविजय ने एक नज़र आहाना को देखा और दाई माँ से बोला, आप लोग खा लीजिए, अभी आहाना सो रही हैं तो उसे सोने दीजिए, काफ़ी थकी हुई लग रही हैं। जब मेरा मन होगा मैं खा लूँगा, आप खाना मेरे किचन में रख दीजिए। दाई माँ ने कुछ नहीं कहा और वह वहाँ से चली गई। रणविजय वापस आकर बेड पर बैठ गया। उसने आहाना के एक एक जेवर उतार दिए। सबसे पहले उसने उसके चुनरी उतारी, उसके बाद नेकलेस, चूड़ियाँ और लहंगा। अब वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने उसके बाल के सारे पिन निकालकर उसके बालों को आज़ाद कर दिया। आहाना का पूरा सर पीले रंग के सिंदूर से शरोबार था। माथे पर छोटी सी बिंदी, गले में मंगलसूत्र। इसके साथ उसका गोरा चेहरा, जिसके ऊपर नई नई शादी का नूर दमक रहा था। रणबीर उसे एक टक देख रहा था। आज उसकी जान उसके पास थी, पूरी तरह से उसकी। अब कोई भी उन दोनों को अलग नहीं कर सकता। आहाना भी चाह कर रणविजय से अलग नहीं हो सकती। उसके दिल में एक बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। उसने आहाना के माथे पर किस किया और उसके बाद अपने स्टडी रूम में जाकर अपना काम करने लगा। डिनर खत्म करने के बाद दाई माँ अंजलि को राणा जी के कमरे में लेकर आ गई और दरवाज़ा बंद करके चली गई। दोनों ही आज अजीब सिचुएशन में फंसे हुए थे। राणा जी का कमरा बहुत बड़ा था। उसमें सारी लग्जरियस सुविधाएं थी, जिसे देखकर अंजलि हैरान हो रही थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतना खूबसूरत घर में रहने को भी मिलेगा। उस ऑकवर्ड सिचुएशन को कम करने के लिए राणा जी बालकनी में आ गए। वहीं बैठकर मोबाइल में रील देखने लगे, इस उम्मीद में कि थोड़ी देर बाद अंजलि सो जाएगी। और अंजलि चुपचाप बेड पर बैठ गई। राणा जी इस इंतजार में थे कि कब अंजलि सो जाए, और अंजलि के आंखों से नींद कोसों दूर था। लगभग 1.5-2 घंटे बाद राणा जी वापस कमरे में आए। अंजलि अपने बेड पर सोई हुई अपने मोबाइल में वीडियो देख रही थी। उन्होंने अपना माथा पीट लिया और मन ही मन बोले, यह लड़की अब तक जाग रही है। कारण यह था कि दिन में ही अंजलि ने बहुत ही सो लिया था और अब उसे नींद नहीं आ रही थी। इस समय अंजलि की पीठ राणा जी की तरफ थी। उसने एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उसकी गोरी पीठ और कमर साफ दिख रही थी। उसे ऐसे देखकर राणा जी का गला सूखने लगा। न जाने कितने अरसे बाद अंजलि उनकी हो गई थी। उन्हें यह सब सपना लग रहा था। कभी भी उन्होंने यह सच होने के बारे में सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपनी फीलिंग को कंट्रोल किया और बेड के दूसरे छोर पर आकर लेट गए। जैसे ही अंजलि को इस बात का एहसास हुआ, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई और वह झटके से उठकर बेड पर बैठ गई। राणा जी ने कंबल को खींचा और उसके अंदर घुस गए। अंजलि ने चैन की सांस ली और वह भी थोड़ा सा खिसक कर राणा जी की तरफ आ गई और वह भी कंबल के अंदर घुस गई। कंबल काफ़ी बड़ा था, जिससे उन दोनों के बीच काफ़ी दूरियां थी, लेकिन दोनों के मन में एक अजीब सी फीलिंग उठ रही थी। घबराहट और खुशी एक साथ महसूस हो रहे थे। लाइट ऑन था। राणा जी ने कंबल से बाहर अपना सर निकालकर अंजलि को देखा, जो उनकी तरफ पीठ करके लेटी हुई थी। जब काफ़ी देर तक नींद नहीं आई तो वो उठकर बैठ गए और उन्होंने अंजलि की तरफ देखकर पूछा, मिस महाना, आपने आहाना को घर से भगाने में मदद की? आई एम राइट? राणा जी की बात सुनकर अंजलि घबरा गई और बोली, मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं बताने वाली। आपको जो भी पूछना होगा आहू से पूछना। और वैसे भी यह शादी सिर्फ आज भर की है, कल हमारा डाइवोर्स हो जाएगा। अंजलि की बात सुनकर राणा जी ने अपना सर घुमाकर उससे देखा और बोले, क्यों?
अब आपको खुशी नहीं हो रही? आपकी शादी मुझसे हो गई। अंजलि ने अपने मोबाइल को साइड में रखा और राणा जी को देखकर बोली, नहीं, क्योंकि आपने यह शादी मजबूरी में की है और विवेक बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसी से शादी करूंगी। मैं उससे उम्र में भी बड़ी नहीं हूँ, अंजलि ने ताना मारते हुए कहा। राणा जी को अपनी ही कही हुई बात याद आ गई। जब अंजलि ने उनसे यह कहा था कि आपको कैसी लड़की पसंद है बताइए, मैं अपने आप को उसी तरह बना लूंगी, तो राणा जी ने कहा था, मुझे अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी करनी है, अपने से बड़ी के नहीं। यही एक ऐसी बात थी जिसको सुनकर अंजलि ने अपना फैसला पूरी तरह से बदल दिया था। यह बात उसने ना तो विवेक को बताई थी और ना ही आहाना को। राणा जी के दिल में एक तेज दर्द हुआ। उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, तो चलिए हम 10 अजनबियों को अपने सामने खड़ा करते हैं और अगर उनमें से किसी ने यह कहा कि आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा लग रही है तो हम अलग हो जाएंगे। अंजलि ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा जी, मेरे डायलॉग मेरे ऊपर, मुझे अब आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहते हुए अंजलि सो गई और अपने आप को कंबल में छिपा लिया। उसने कह तो दिया था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अंजलि की यह बात सुनकर राणा जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने झटके से कंबल अंजलि के ऊपर से हटा दिया और उसके बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोले, अब शादी हो चुकी है, यह बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। डाइवोर्स तो कभी नहीं होगा और मैं भी देखता हूँ विवेक आपसे कैसे शादी करता है। जो लड़की अपने पति के साथ एक कमरे में रह कर आई हो, उसके साथ कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा, चाहे वह कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो। अंजलि ने अपने आप को छुड़ाया और उछलकर बेड से नीचे उतर गई और बोली, मेरे पास आने की सोचना भी मत। राणा जी भी उसी तेजी से बेड से नीचे उतरे और अंजलि के पास चले गए। उन्होंने उसे कमर से पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अंजलि की आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसने अपना दोनों हाथ उनके सीने पर रखा और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन राणा जी का कसाव और भी मजबूत हो गया। किस करते हुए राणा जी ने अंजलि को बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आ गए। अंजलि को तो न जाने कितने सालों से इस पल का इंतजार था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी में राणा जी की शर्ट पकड़ लिया और उनका साथ देने लगी। जब राणा जी को एहसास हुआ कि अंजलि छूटने की कोशिश नहीं कर रही है बल्कि उनका साथ दे रही है, तो उनके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो समझ गए कि अंजलि ने सिर्फ गुस्सा दिलाने के लिए उनसे यह सब कहा था। वह अंजलि को और ज़्यादा डीप किस करने लगे। धीरे धीरे अंजलि की सांसें उस कमरे में गूंजने लगी, जो राणा जी की मदहोशी बढ़ाने के लिए काफ़ी था। उन्होंने अंजलि के होठों को छोड़ा और उसके गर्दन पर किस और बाइट करने लगे। फिर उन्होंने अंजलि के साड़ी का पल्लू उसके सीने से हटा दिया और उसके पेट पर अपने होठ रख दिए। अंजलि के मुंह से मदहोशी भरी सिसकियां निकलने लगी, जो राणा जी के अंदर आग भड़काने के लिए काफ़ी था। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे में खो गए। उनके बीच सारी दूरियां मिट चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो जिस्म एक जान हो। दोनों एक दूसरे में लिपटे दुनिया जहां से निश्चिंत होकर एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो गए। रात के 1 बज रहे थे। आहाना की नींद खुली। उसने अपने आप को देखा और उसे समझते देर नहीं लगी किसने उसके सारे गहने उतारे हैं। लेकिन विजय कमरे में नहीं था। आहाना को जोर की भूख लगी थी। उसने अपना चप्पल पहना और अपने आप को देखा। उसने लहंगे के साथ वही ब्लैक कलर का जीन्स पहना हुआ था। उसने अपना सर नाम में ही लाया और बोली, यह आदमी, इसे जरा भी तमीज नहीं है, मेरे कपड़े उतार दिए। उसने पास की टेबल पर रखा हुआ जग उठाया, लेकिन उसमें ठंडा पानी था और उसे ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना था। वह कमरे से बाहर निकल गई। रणविजय इस वक्त अपने स्टडी रूम में था और उसके सामने बैठा रोनित उसे गुस्से से घूर रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था। आज इनकी सुहागरात है और यह यहाँ जगराता मेरे साथ बैठकर कर रहे हैं। खुद की बीवी के पास जाते नहीं और मुझे भी मेरी बीवी से दूर कर दिया। उसके चेहरे के भाव देखकर रणविजय ने कहा, रात भर यहीं रहने की इरादा है? जल्दी से काम खत्म करो और निकलो यहाँ से। 3 दिन से सारे काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं शादी की वजह से। रोनित हड़बड़ाते हुए बोला, मैं कॉफ़ी लेकर आऊँ आपके लिए? मेरा फाइल हो गया। रणविजय ने कुछ नहीं कहा और रोनित वहाँ से चला गया। आहाना जैसे ही किचन में पहुंची, वहाँ कोई नहीं था। उसने किचन का लाइट जलाया और सोचने लगी, पानी कैसे गर्म करूं?
इस वक्त उसे अपनी सुनीता माँ की बहुत ही याद आ रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने देखा रोनित किचन की तरफ ही आ रहा था। रोनित ने आहाना को ऐसे देखा तो उनसे पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आहाना बहुत ही धीमे और थके हुए स्वर में बोली, वो मुझे पानी चाहिए। रोनित ने फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर आहाना को दे दिया। आहाना ने उसे अजीब नज़रों से देखा। जनवरी की ठंडी रात में फ्रिज का पानी कौन पीता है? रोनित उसके नज़रों को देखकर उसके मन में चल रहे बातों को पढ़ लिया और उसने कहा, आप गर्म कर लीजिए। आहाना ने मुरझाए हुए स्वर में कहा, मुझे गैस जलाना नहीं आता। रोनित ने एक साथ 2 चूल्हे जला दिया। एक चूल्हे पर पतीले रखकर उसमें पानी डालकर वह अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा और उसने आहाना को पानी गर्म करने का इशारा किया। बेचारी आहाना, उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बोतल चूल्हे पर रख दिया। इस बात से अनजान रोनित अपनी कॉफ़ी बनाने में इतना बिजी था। वहाँ पर एक जोरदार की आवाज़ हुई और उसने पीछे पलट कर देखा। किचन के प्लेटफार्म पर चारों तरफ पानी ही पानी था। वह बोतल एक आवाज़ के साथ फट गया था। आहाना डर कर पीछे हट गई। रोनित चिल्लाते हुए कहा, पागल है क्या आप? आपको इतना भी नहीं पता पानी पतीले में गर्म किया जाता है? आहाना के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब तक उससे रणविजय भी ऐसे बात नहीं करता था। जब रोनित को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने कहा, आप सॉरी, मेरी गलती थी। मैं देता हूँ आपको गर्म करके, आप वहीं रहिए। आपको चोट तो नहीं लगी ना? उसने फीकर से पूछा। आहाना ने अपना सर ना में हिला दिया। उसने चूल्हे पर पतीला रखा और उसमें वापस से पानी डालकर गर्म करने लगा। तब तक उसकी कॉफ़ी रेडी हो गई थी। आहाना के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रणविजय भी अपने स्टडी रूम से बाहर हॉल में आ गया था। रोनित ने आहाना को गैस ऑफ करना बताया। आपको इस काले बटन को प्रेस करना है और यह ऑफ हो जाएगा। आप इसको बोतल में लेकर चले जाइएगा। आप कर लेंगी ना? उसने शक भरी नज़रों से आहाना को देखा। आहाना ने अपना सर हाँ में हिला दिया। आहाना को बोलता ना देख रोनित को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अपना कॉफ़ी का मग उठाकर वहाँ से चला गया। इधर आहाना का ढूंढते हुए रणविजय सीढ़ियों पर आ चुका था। उसने देखा चारों तरफ हॉल में अंधेरा था, लेकिन किचन की लाइट जल रही थी और उसे रोनित किचन से बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। तभी आहाना की जोर से चीखने की आवाज़ आई। रोनित उल्टे पांव किचन की तरफ भागा और विजय भी तेजी से सीढ़ियों से उतरता हुआ उसके पीछे भागा। पानी गर्म होने के बाद आहाना ने बिना कपड़े के ही पतीले को पकड़ लिया था, जिससे उसके हाथ जल गए थे और पूरी तरह से लाल हो गए थे। पानी गर्म होने की वजह से उसके पेट पर और पैर पर भी गिर गए थे, जिससे उसके पेट और पैर भी जल गए थे। रोनित ने अपना माथा पीट लिया। अब उसे मन ही मन अफसोस हो रहा था, काश मैं पानी गर्म करके देकर ही जाता। अगर भाई ने मुझे ऐसे देख लिया तो वह तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। और हुआ भी वही। पीछे से रणविजय की आवाज़ आई, क्या हो रहा है यहाँ पर? आहाना की आंखों में आंसू बहने लगे और वह अपने हाथों पर फूंक मारने लगी। रणविजय ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। आहाना का हाथ पूरी तरह से लाल हो गया था और गर्म पानी गिरने की वजह से उसके पेट पर भी हल्की रेडनेस छा गई थी। अगर आपको पानी चाहिए था, आपको मुझे बताना चाहिए था ना। आप क्यों आ गए किचन में? रणविजय उसे डांटते हुए बोला। आहाना का रोना और बढ़ गया। एक तो उसे प्यास लगी थी और दोनों भाई मिलकर उसे डांट रहे थे। रोनित ने जल्दी से फ्रिज से बर्फ निकालकर आहाना के हाथों पर लगाने लगा। रणविजय ने रोनित की तरफ देखते हुए कहा, तुम घर जाओ, निशा वेट कर रही होगी, मैं सब संभाल लूंगा। उसने आहाना को झटके से अपने गोद में उठा लिया। आहाना को बहुत ही गुस्सा आया और उसने चिल्लाकर कहा, मेरे पास पैर हैं, ये क्या आप मुझे बार बार गोद में उठाते रहते हैं? मुझे नीचे उतारिए। लेकिन रणविजय पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा और वह उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। वह उसके हाथ पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। वह अपने मिनी किचन में गया और पानी गर्म करके लाया। विजय ने पानी का गिलास आहाना के सामने किया। आहाना एक झटके में सारा पानी पी गई। रणविजय उसके चेहरे को देखते हुए कहा, खाना भी चाहिए? आहाना ने मासूमियत से हाँ में अपना सर हिला दिया। यह देखकर रणविजय के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वह अपने कमरे में ही बने मिनी किचन में गया और खाना गर्म करके लेकर आया। आहाना यह देखकर हैरान थी। उसका कमरा एक पूरा फ्लैट था।
उस कमरे में स्टडी रूम, बाथरूम, वार्डरूम के साथ साथ किचन और जिम रूम भी था। हाथ में दवा लगने की वजह से वह खुद से नहीं खा पा रही थी। रणविजय ने उसे अपने हाथों से खिलाया। इस बीच रणविजय की नज़र एक बार भी आहाना पर से नहीं हटी थी, लेकिन आहाना ने एक बार भी रणविजय को नज़र उठाकर नहीं देखा। बेड पर बैठकर ही उसने खाना खाया। अब उसे नींद नहीं आ रही थी। रणविजय उसके पास बैठा तो आहाना थोड़ी सी खिसक कर उससे दूर हो गई। रणविजय ने उसके कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। आहाना शर्माने लगी और उसने शर्माते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? रणविजय ने उसके कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, वही जो शादी के बाद सब करते हैं। यह सुनकर आहाना अंदर तक सिहर गई। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी। वह भूल गई थी कि वह माँ बनने वाली है, और वह भी किसी और के बच्चे का। वह अपने सारे गम भूल गई थी। रणविजय ने उसे बेड पर लेटा दिया और उसके साइड में लेटते हुए बोला, तो अब बताइए, आप क्यों भाग रही थी मुझसे? आहाना का सारा हसीन सपना एक पल में चकनाचूर हो गया और उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया और करवट बदल कर उसकी तरफ पीट करके लेट गई। वह उससे नजरें चुरा रही थी। रणविजय ने उसे कंधे से पकड़कर सीधा किया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, क्या हुआ है, बताइए मुझे। आहाना की आंखें नम हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने आपसे बोला था ना, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद शादी कीजिएगा। लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब बात करने का कोई मतलब नहीं है। उसका मन दुख से भर गया। अभी वह कुछ बोलती तभी उसके पेट में कुछ हलचल सी हुई और वह झटके से उठकर बैठ गई। उसका जी मिचला रहा था और वह वॉशरूम की तरफ भागने वाली थी, लेकिन उसके पैर में जूते नहीं थे। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और ओए ओए करने लगी। रणविजय को समझ आ गया कि अब उसे उल्टी आएगी। वह भी उठकर बैठ गया। आहाना को लग रहा था कि अब उल्टी आ जाएगी। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। रणविजय अभी उसका चप्पल पहन ही रहा था कि तभी आहाना ने उल्टी कर दी। अभी अभी उसने जो भी खाया था सारा खाया हुआ बाहर आ गया। रणविजय ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसका पीठ सहलाते हुए बोला, आप ठीक हैं? आहाना एकदम से डर गई। उसकी धड़कन जोर जोर से चलने लगी। उसे इस बात का डर था कि कहीं रणविजय डॉक्टर को न बुला दे। उसने जल्दी से कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ, शायद एसिडिटी हो गई है। रणविजय उसे वापस बेड पर लिटाया और बोला, मैं किसी सर्वेंट को बुला कर लाता हूँ, आप सो जाइए। लेकिन आहाना की आंखों में अब नींद नहीं था। नौकर साफ सफाई करके चला गया था। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। रात के 3 बज रहे थे। डॉक्टर सिंह अपने हाथ में सूटकेस लेकर कमरे के अंदर आए। यह देखते ही आहाना के रोंगटे खड़े हो गए और वह जल्दी से बेड पर बैठ गई और घबराई हुई आवाज़ में बोली, मैं ठीक हूँ। विजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, वो बस चेक करेंगे क्या हुआ है आपको। वो थकान की वजह से हुआ है, मैं ठीक हूँ। उसका एक हाथ अनायास अपने पेट पर चला गया। रणविजय ने जब उसे घबराया हुआ देखा और जैसे उसका एक हाथ उसके पेट पर गया, उसके भौहें सिकुड़ गई। उसने पूछा, पेट में दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर सिन्हा ने जैसे ही आहाना की नब्ज पकड़ना चाही, आहाना ने अपना हाथ पीछे कर लिया और बोली, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और वह कंबल के अंदर सो गए। रणविजय ने जब आहाना को पैनिक करते हुए देखा तो उसने डॉक्टर को रोक दिया और बाहर जाने का इशारा किया। उसकी नज़र आहाना के पेट पर चली गई, जिसे आहाना ने अपने दोनों हाथों से अब तक कवर किया हुआ था। उसने आहाना को अपनी साइड घुमाया और उसके झुके हुए चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, क्या बात है, आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं? आहाना ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा और अपने आप को वापस से कंबल के अंदर घुसा दिया।